हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ डॉक्टर महर्षि शुक्ला। और आज का हमारा टॉपिक है एस्टरिफिकेशन एंड एस्टर हाइड्रोलिसिस। एक्चुअली ये टॉपिक एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो सबसे पहले एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं? एसिड एंड अल्कोहल के बीच केमिकल रिएक्शन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अदर साइड एस्टर का कन्वर्जन एसिड एंड अल्कोहल में होता है, जिसे हम एस्टर हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एस्टरिफिकेशन है, एंड जो रिवर्स रिएक्शन है वो एस्टर हाइड्रोलिसिस है। जनरली एस्टरिफिकेशन एसिड कैटेलाइज ही पॉसिबल होती है। बेस कैटेलाइज एस्टरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनायन में हो जाता है। मींस आपका एस्टर फॉर्म क्रिएट नहीं होता, इसलिए बेस कैटेलाइज एस्टरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। जबकि एस्टर हाइड्रोलिसिस एसिड कैटेलाइज भी हो सकती है और बेस कैटेलाइज भी हो सकती है। इसलिए आपकी एस्टरिफिकेशन एंड एस्टर हाइड्रोलिसिस एक पॉसिबल मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है। तो किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी आपकी एस्टरिफिकेशन एंड एस्टर हाइड्रोलिसिस? वो डिपेंड करते हैं आपके मैकेनिज्म एसिड कैटेलाइज है या बेस कैटेलाइज है। वो डिपेंड करती है कि आपकी मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को फॉलो करती है या बायमोलिकुलर रिएक्शन को फॉलो करती है। आपकी मैकेनिज्म के अंदर एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजिन हो रहा है या अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजिन हो रहा है, उस पर डिपेंड करती है। जनरली एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजिन मींस ये आपका एस्टर है, जिसमें ये जो पार्ट है ये एसाइल पार्ट है और ये जो पार्ट है वो अल्काइल पार्ट है। अल्काइल एराइल मींस एसाइल, एसाइल मींस एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजिंग, यानी कि यहां से आपका बॉन्ड फिजिन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। जबकि अल्काइल ऑक्सीजन मींस ये आप अब अल्काइल पार्ट है और ये ऑक्सीजन एटम है, और इसके बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इससे हम कहेंगे अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन। ओके डन। तो जनरली हम एट पॉसिबल मैकेनिज्म को इस तरफ दिखा सकते हैं। तो यू कैन सी AAC1, AAC2, AAL1, AAL2, BAC1, BAC2, BAL1 एंड BAL2। जनरली इसमें से हम जो चार मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है इसकी यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ए स्टैंड फॉर एसिड कैटेलाइज, यानी कि जो पहली चारों मैकेनिज्म है वो एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म को फॉलो करती है। जबकि जो बी स्टैंड फॉर बेस कैटेलाइज मींस जो बाकी की और चारों मैकेनिज्म है वो बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। ओके डन। और जबकि 1 and 2 indicate that molecularity of reaction means 1 means आपकी रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को फॉलो करती है, जस्ट 1। ओके डन। और 2 इंडिकेट डेट आपकी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। और जो एसे मींस एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। एल मींस अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है आपके मैकेनिज्म के अंदर। तो सिंपल से हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। AAC2 मींस एसिड कैटेलाइज बायमोलिकुलर मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन। एक्चुअली हम इसकी जब मैकेनिज्म के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे तो पूरा आपको पता चल जाएगा। ओके ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए, जब एस्टरिफिकेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो 100% वो एसिड कैटेलाइज ही होनी चाहिए। बेस कैटेलाइज एस्टरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके डन। क्योंकि बेस कैटेलाइज एस्टरिफिकेशन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका कन्वर्जन रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनायन में हो जाता है, जस्ट लाइक इस तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसके कारण वहां पे एस्टर फॉर्म क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो वो मीन्स पॉसिबल नहीं है, एस्टरिफिकेशन बेस कैटेलाइज पॉसिबल
नहीं है। ओके ना? तो सबसे जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है, उसकी हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज जो मैकेनिज्म है, AaC2 एंड BaC2, जिसकी हम पहले यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले AaC2 मीन्स एसिड कैटालाइज बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन। ओके ना? तो जनरली एसिड कैटालाइज जो एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस होती है, वो रिवर्सिबल एस्टर हाइड्रोलिसिस होती है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और वो टेट्राइडल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। मींस यहाँ पे आपका टेट्राइडल इंटरमीडिएट क्रिएट होने वाला है। मींस आप कह सकते हैं कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले पहले स्टेप के अंदर जब एक्स्टर की जो रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मींस एस्टर की जब रिएक्शन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ जनरली या तो HCl लिया जाता है या तो H2SO4 लिया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस पे यहाँ पे एस्टर और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बीच केमिकल रिएक्शन होगी। तो जनरली यहाँ पे आपका कार्बोनिल कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इतना ज्यादा चार्ज नहीं है, जिसके कारण ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो इजीली उस पे अटैक कर पाए। तो यहाँ पे आपको कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना होगा, इसलिए यहाँ पे एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है। जनरली जो H प्लस आयन है वाटर मॉलिक्यूल से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एसिड जो है वो H प्लस आयन डोनेट करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टाइप्स के ऑक्सीजन है, एक sp3 हाइब्रिडाइज और एक sp2 हाइब्रिडाइज। तो प्रोटोनेशन होने वाला है ऑक्सीजन का, तो लेकिन यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन का, क्योंकि वो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण ही यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा। यहाँ देख सकते हैं जब ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर गंवाता है डेट टाइम, जो OH बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है और हमको ये फॉर्म मिलता है। जहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण इमीडिएटली जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ओके डन? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज अब क्रिएट हो गया है और सारे स्टेप रिवर्सिबल है, ये याद रहना चाहिए। ये सारे स्टेप रिवर्सिबल है, एस्टरिफिकेशन एंड एस्टर हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज। ओके डन? अब कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। सेकंड स्टेप जो रेडिटरमाइन स्टेप है, जो एडिशन स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो सिस्टम्स पे अटैक करने वाला है, कार्बन पे अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर गंवा के कार्बन पे अटैक करता है, वहां पे H2 प्लस आयन फॉर्म होता है और उसके बाद H प्लस ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्कोक्सी ग्रुप है, जो आपका लिविंग ग्रुप है, बेड लिविंग ग्रुप है। बेड लिविंग ग्रुप है, तभी तो यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ आपका जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाता। तो बेड लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है H प्लस ट्रांसफर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स आप इसे टेट्राइडर इंटरमीडिएट कह सकते हैं, टेट्राइडर इंटरमीडिएट। एंड स्टेप 3 के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है, जो आप कह सकते हैं क्लेवेज ऑफ एराइल एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड मींस, एसाइल मींस ये, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड मींस आपका जो अब गुड लिविंग ग्रुप इमीडिएटली सिस्टम से निकलने के लिए वो तैयार है, लेकिन उसको हेल्प कौन करता है? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है उससे हेल्प करती है सिस्टम से निकलने के लिए। और इमीडिएटली जो वाटर मॉलिक्यूल है वो OH से H प्लस एक्सट्रैक्ट करके जो एक न्यूट्रल फॉर्म देता है, जिसे हम कहते हैं ऑलमोस्ट एसिड। तो आपको एसिड मिल गया, आपको अल्कोहल मिल गया और हाइड्रोनियम आयन मिल गया। आपको याद रहना चाहिए
जो एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म होती है सारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसिड जिस फॉर्म में आपने रिएक्शन में ऐड किया था उसी फॉर्म में आपको एंड में वापस मिलेगा। ओके, अब एविडेंस की बात है कि क्यों एविडेंस आपको ये देना पड़ेगा जो बॉन्ड फिजन हो रहा है, मीन्स जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो एसाइल और ऑक्सीजन के बीच जो है वही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग एविडेंस देख सकते हैं। ये तो एक देखो, ऑक्सीजन लेवल वाटर मॉलिक्यूल अगर ले लिया है, मान लो हमने यहाँ पे O18 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन लेवल वाटर मॉलिक्यूल अगर सिस्टम में हमने ऐड किया है, तो 100% वो जो ऑक्सीजन लेवल वाटर मॉलिक्यूल है वो एसिड से ही जुड़ा हुआ मिलेगा, अल्कोहल से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वो ये दिखाता है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो 100% एसाइल और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वहीं से ही आपका बॉन्ड ब्रेक होता है। और दूसरी बात अगर मान लो एस्टर के अंदर ये जो आरडीएस किराल सेंटर है, तो 100% जो आपको अल्कोहल मोइटी मिलेगी वो रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगी। वो ये दिखाता है अगर ये किराल है तो यहाँ पे जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेंशन टाइप होगा, कोई चेंज नहीं होता। मीन्स जो बॉन्ड क्लेवेज है जो वो 100% एसाइल और ऑक्सीजन के बीच ही होगा, 100%। क्योंकि अगर मान लो बॉन्ड ब्रेक होता अल्काइल ऑक्सीजन के बीच और ये आपका किराल सेंटर है, मीन्स आरडीएस किराल है, तो 100% यहाँ पे जो अल्कोहल हो जो आपको प्रोडक्ट मिलती है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलती है, रिटेंशन और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलती। लेकिन यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आपको प्रोडक्ट मिलती है। दैट मीन्स आपका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो एसाइल और ऑक्सीजन के बीच ही हो रहा है। ये दोनों एविडेंस है यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट मैकेनिज्म के अंदर एक्चुअली ये भी AaC2 के जैसे ही मैकेनिज्म है, ऑलमोस्ट जस्ट लाइक एविडेंस वैसे ही हम यहाँ पे देंगे। तो जनरली बेस कैटेलाइज आपको ये याद रहना चाहिए, एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म हो या बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म हो, दोनों में जो अटैक है वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट पे होने वाला है, जिसे हम एसिड कैटेलाइज या बेस कैटेलाइज कहते हैं। तो इस केस में आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा, या तो NaOH या तो KOH। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आप ऐड करते हैं सिस्टम से सबस्ट्रेट के साथ, 100% वहां पे जो एनायन क्रिएट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, और वो हम इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे क्योंकि वो इमीडिएटली कार्बन पे अटैक करने वाला है। नो डाउट यहाँ पे जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा क्रिएट नहीं है, लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होने के कारण, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण ये इजीली कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर पाता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि उस कार्बोनिल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके ना, तो इजीली अटैक यहाँ पे करता है। और ये जो पाई इलेक्ट्रो डेंसिटी है इमीडिएटली ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होते हैं क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ओके ना, तो आपको ये स्लो स्टेप है जो रेट डिटरमाइन स्टेप है वो आपको जिसके अंदर टेट्राइड इंटरमीडिएट फॉर्म क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं टू मीन्स ये बाय मोलिकुलर मैकेनिज्म को काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, क्योंकि जो स्लो स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आप कह सकते सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ओके ना, तो यहाँ पे आपको टेट्राइड इंटरमीडिएट फॉर्म क्रिएट होता है जो सेकंड फर्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इमीडिएटली उसकी लोन पे कार्बन तरफ शिफ्ट होगी, और ये अल्कोक्सिक ग्रुप है इमीडिएटली सिस्टम से एग्जिट हो जाता है और आपको एक एसिड फॉर्म मिलता है और अल्कोक्सी एनायन। लेकिन हमको मालूम है जो अल्कोक्सी एनायन है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है, तो वो इमीडिएटली जो OH है OH में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके कार्बोक्सिलेट एनायन सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे
क्वेश्चन ये भी है, ये जो अल्कोक्सी एनायन है वो क्यों कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं करता, क्योंकि उसकी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो स्लो है, मीन्स कम है। कम होने के कारण ही वो यहाँ पे जो OH में से H को एक्सट्रैक्ट करके रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनायन सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। ओके ना। तो यहाँ पे अगेन वो दोनों जो एविडेंस हमने दिए थे, एक आप ऑक्सीजन लेबल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा रीजन ये, अगर किराल है, अगर मान लो ये आपका किराल है, तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलती है अल्कोहल, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेंशन टाइप है, मीन्स रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन के साथ अल्कोहल प्रोडक्ट मिलती है, वो ये दिखाती है जो बॉन्ड फिजन है, जो बॉन्ड क्लेवेज है, वो बॉन्ड क्लेवेज एसाइल और ऑक्सीजन के बीच होने वाला है। क्लियर? वो ये दोनों क्लियर कट एविडेंस है, ये दोनों मैकेनिज्म के, कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो एसाइल ऑक्सीजन के बीच ही हो रहा है। ओके ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक बात है कि मान लो एस्टर के अंदर जो आपका एसाइल पार्ट है और अल्काइल पार्ट है, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो 100% इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है, कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है। जितना इंक्रीज होगा उतना ही आपका जो न्यूक्लियोफाइल है इजीली अटैक कर पाएगा, और जो हाइड्रोलिसिस का जो रेट होगा वो इंक्रीज होगा। और अदर साइड ये बात करें कि जो एसाइल पार्ट है और अल्काइल पार्ट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो 100% वहां पे जो कार्बोनिक कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने के कारण जो आपका न्यूक्लियोफाइल की जो अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाते हैं, मीन्स जो हाइड्रोलिसिस का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इवन इवन समटाइम्स ये भी कह सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप अटैच है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच है, तो उस टाइम भी जो हाइड्रोलिसिस का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने दो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन की। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम AAC1 और AAL1 के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।